इस फैसिनेटिंग कहानी की शुरुआत होती है मेगन नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो कि बेबी सिटिंग करने के लिए एक घर पर जा रही थी। ये घर फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच होता है। अब मेगन जब वहां पहुंच रही थी तो पता चल रहा था कि ये घर केबल नाम के एक आदमी का था। केबल की एक बेटी होती है जिसका नाम एशली था और मेगन को उसकी ही बेबी सिटिंग करनी थी। मेगन घर के अंदर आकर आवाज देती है लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। शायद मेगन को लग रहा होता है कि सभी काम के लिए बाहर गए हों। अब मेगन ने तो कॉल करके अपने घर पर भी इन्फॉर्म कर दिया कि उसे लेट हो जाएगा तो वो एक रात इसी घर में गुजारेगी। अब मेगन जब उस घर को एक्सप्लोर करने लगी तभी उसे बेसमेंट की तरफ से एक आवाज आती है। मेगन जब वहां जाकर देखने लगी तो उसे थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि ये आवाज बढ़ती जा रही है। जैसे ही वो बेसमेंट के अंदर पहुंची तो उसे पता चला कि एशली की मदर उससे मार रही है। उसकी हरकतें तो एकदम पागलों जैसी थी। अब जैसे ही एशली की मदर ने मेगन को देखा तो वो उसकी तरफ झपट्टा मारते हुए आ गई। मेगन तो वहां से भागने की भी कोशिश करती है लेकिन बेसमेंट के दरवाजे को एशली के फादर केबल ने बंद कर दिया था। यानी वो सब घर के अंदर ही मौजूद थे और मेगन को फंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट आखिरकार केबल की वाइफ को क्या हो गया कि वो अपनी बेटी को मार रही थी। ये बहुत ही ज्यादा रहस्यमय चीजें हैं लेकिन अब हमें बेसमेंट की तरफ से मेगन के चिल्लाने की आवाज आती है। दूर दूर तक कोई भी नहीं था जो मेगन की मदद कर सके और शायद ये सिलसिला आगे चलता ही जाएगा। अब हमें टाउन के अंदर बेन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि इतने सालों बाद अपने फादर और मदर से मिलने के लिए आया था। बेन दरअसल पढ़ाई के लिए कई साल पहले सिटी में गया होता है। उसे अपने फादर की बहुत याद आती तो आज वो मिलने चला आया। लेकिन बेन जब यहाँ बस में मौजूद था तो उसे अजीब से विजन आते हैं कि कोई उसे पानी में डुबाकर मार रहा है। ये विजन्स उसे बार बार आ रहे थे किसी रीजन की वजह से। वहां पर तो एक बूढ़ी औरत बेन को देखकर ये कहती है कि तुम्हें टाउन में नहीं जाना चाहिए। लेकिन बेन को अपने मॉम एंड डैड से तो मिलना ही था। बेन इसीलिए सीधा टाउन में उतरकर अपने मॉम एंड डैड के अपार्टमेंट में चला गया। बेन के डैड का रेंटल बोट्स का बिजनेस होता था और वो नदी के किनारे ये बिजनेस कंटिन्यू करते थे। बेन के मॉम एंड डैड भी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसका वेलकम करते हैं। अब बेन ने नोटिस किया कि उनके अपार्टमेंट के साइड में एक कपल आया है जिनका एक बेटा भी है। पूछने पर बेन के फादर बताते हैं कि इस जगह पर कई सारे टूरिस्ट आते हैं। पिछले साल से ही इस टाउन का टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अलग अलग देशों से कई लोग यहाँ पर अपनी छुट्टियां मनाने आते हैं। बेन की भी ये एक तरीके से छुट्टियां ही थी तो वो अपने डैड के साथ चला जाता है बीच के किनारे। वहाँ पर तो बहुत सारे टूरिस्ट मौजूद थे जो एंजॉय कर रहे होते हैं। हालांकि हमें दिखाया गया कि कुछ लोग बेन को नया समझकर बहुत ही परेशान कर रहे थे। ये बोली लड़के हैं जो इसी तरीके से स्ट्रेंजर्स को परेशान करते हैं। लेकिन बातों ही बातों में बेन की मुलाकात वहाँ पर काम करने वाली एक लड़की मेलेनी से हो जाती है। वो दोनों शायद बहुत ही कम पीरियड टाइम में दोस्त बन चुके थे। क्या पता आगे चलकर उनके बीच कुछ रिलेशन चालू हो जाए। बट फिलहाल जॉन सारी चीजों से ध्यान हटाकर एंजॉय करने पर ध्यान दे रहा था। अब हमें यहाँ एबी नाम की वो लेडी दिखाई जाती है जो कि बेन के अपार्टमेंट के साइड में रहने आई थी। एबी का एक बेटा भी होता है और वो उसे लेकर फॉरेस्ट वाले एरिया की तरफ बढ़ रही थी। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एबी रास्ता भूल चुकी थी। उसे बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। फिलहाल वो अपने बेटे को पीछे आने के लिए बोलकर आगे रास्ता ढूंढती है। लेकिन एबी का बेटा एक ऐसे पेड़ के पास आ जाता है जहाँ पर गुफा बनी हुई थी और उस पेड़ के अंदर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। यही आवाजों को देखने के लिए एबी का बेटा उसके पास जाने लगा। एबी के बेटे ने एक और चीज नोटिस की कि पेड़ के ऊपर अजीब तरीके का निशान बना हुआ था। वो उसकी फोटोज तो क्लिक कर लेता है पर अच्छी बात हुई कि उसकी मदर वहां पर आ गई। एबी अब अपने बेटे को लेकर वापस घर की तरफ जाने लगी होती है। अब जैसे ही वो थोड़ी देर में घर पर पहुंचते हैं तो हमें दिखाई दिया कि उनके ट्रक के अंदर एक मरा हुआ हिरन पड़ा हुआ है। दरअसल रास्ते में एबी ने ही गलती से एक हिरन को मार दिया और अपने साथ लेकर आ गई। ये बातें जब वो अपने हस्बैंड केविन को बताती है तो वो शॉक रह गया। बट पता चलता है कि एबी इस हिरन को मारकर खाना चाहती है। उसे पता ही था कि हिरन का मांस कितना ज्यादा अच्छा होता है। वो तो अपने बच्चों को भी इसका मांस टेस्ट कराना चाहती थी। केविन भी इस बात के लिए मान जाता है और एबी उस हिरन को लेकर आने लगी। एबी जब उस हिरन को काटने के लिए गई तो उसे अच्छी तरीके से आ नहीं रहा था। उसने तो खुद को और अपने बच्चे डैलन को भी गंदा कर दिया। फिलहाल एबी मरे हुए हिरन को उसी जगह पर रखकर वापस घर के अंदर चली गई। हमें यहाँ पर पता चला कि उस हिरन की बॉडी में कुछ कीड़े पड़ गए। वो बहुत ही अजीब तरीके से हिलते दिखाई देते हैं। पर थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि हिरन की बॉडी से कुछ अजीब सी चीज निकल रही है। ये चीज जो भी थी वो साइज में काफी बड़ी हो जाती है और हिरन की बॉडी फाड़ कर बाहर निकल जाती है। इसके तो 2 हाथ पैर थे जैसे कोई इंसान हो, लेकिन किसी भी एंगल से ये इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। अब वही खतरनाक चीज उनके घर के पास आने लगी जिसकी आवाज सुनकर बेन उठ जाता है। बेन को लगने लगा कि उसने कुछ देखा है।
इसीलिए अब वो एबी के घर के पास आने लगा और उसके बेसमेंट की तरफ नोटिस करता है। उनके अपार्टमेंट के बेसमेंट में कुछ दरार मौजूद थी। जैसे ही बेन ने टॉर्च मारी तो वहाँ कुछ जानवर दिखाई देते हैं, पर बेन इससे बिल्कुल अनजान था कि उसके ठीक पीछे वही खतरनाक क्रिएचर पड़ा हुआ है जो कि अभी अभी उस हिरन के बॉडी में से निकला था। वो बहुत ही गौर से बेन को देख रहा होता है, लेकिन वहाँ पर अब केविन आ गया। केविन तो बेन से पूछने लगा कि इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। बेन उसे सब बताता है कि मैंने यहाँ से कुछ आवाजें सुनी, ये आवाजें किसी जानवर की नहीं लग रही थी। बट केविन यहाँ बेन को समझाने लगता है कि रात बहुत हो चुकी है और तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। बेन भी इस बात को अब ज्यादा सीरियस नहीं लेता और चला जाता है सोने के लिए। सुबह होने पर बेन और उसके फादर बीच के किनारे जाने की तैयारी करने लगे। अब जैसे वो सारा सामान ट्रक के अंदर रख देते हैं तो बेन ने देखा कि एबी का बेटा उसी छेद के पास मौजूद है। अब ये चीजें खतरनाक हो सकती थी क्योंकि अंदर कोई भी जानवर हो सकता है। बेन इसीलिए एबी के बेटे को डांटते हुए वहां से दूर रहने के लिए कहता है। अब बेन यहाँ अपने फादर के साथ तो निकल जाता है, लेकिन हमें एबी दिखाई गई जो अपने छोटे बच्चे को लेकर आ रही थी। एबी ने अपने अपार्टमेंट के नीचे की तरफ साफ नोटिस किया कि जितने भी पेड़ पौधे थे वो पूरी तरीके से मुरझा गए होते हैं। इतनी अचानक तरीके से ये क्यों हुआ उसे भी नहीं समझता, पर बेसमेंट के अंदर से एबी को कोई चीज देख रही होती है जो उसके ऊपर नजर रखे हुए थी। एबी को तो इसका एहसास भी नहीं होता कि कोई उसे देख रहा है। अब बेन यहाँ पर जब बीच के किनारे मौजूद होता है तो उसे एबी का बेटा दिखाया गया। बेन जाकर जब उससे पूछ रहा था कि वो यहाँ क्या कर रहा है तो डेलन ने बताना स्टार्ट किया कि आज उसके फादर उसे स्विमिंग सिखाएंगे, इसीलिए तब से वो उनका वेट कर रहा है। बेन को कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी, इसीलिए वो डेलन से प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे चॉकलेट्स दूंगा, लेकिन इसके बदले डेलन को अपने घर के पास अगर कुछ भी अजीब महसूस होगा तो वो बेन को बताएगा। दरअसल बेन ने कुछ तो जरूर देखा था, उसे पता करना होता है कि उस अपार्टमेंट के नीचे क्या है और वो काली सी आकृति कौन थी। बेन जब अपने फादर के पास जाता है तो पता चला कि उसके फादर किसी सैरा नाम की लड़की को डेट कर रहे हैं। यहाँ पता चल रहा था कि बेन के फादर और उसकी मदर के बीच डाइवोर्स होने वाला था और यहाँ बेन के फादर ने तो पहले से ही गर्लफ्रेंड बनाना स्टार्ट कर दिया। बेन के फादर चाहते थे कि वो सैरा से जाकर मिले और अपनी जान पहचान बढ़ाए, बट बेन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसके मॉम एंड डैड डाइवोर्स कर रहे हैं। फिलहाल बेन इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता और मेलेनी के साथ एक पार्टी में चले जाता है। मेलेनी ने तो खास बेन को इन्वाइट किया था उस पार्टी के लिए। बेन यहाँ पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड था अपने मॉम एंड डैड को अलग होता हुआ देखकर। बेन उस पार्टी के अंदर मेलेनी से बातें कर रहा था, लेकिन वहाँ जितने भी लड़के थे वो बेन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो तो बेन को काफी ज्यादा बुरा भला कहते हैं। बेन सीधा वहाँ से निकलकर पूल वाले एरिया में आ गया जहाँ उन्हीं के पहचान की एक लड़की स्विमिंग कर रही थी। उसने तो बेन को भी अंदर बुलाया और चोरी चुपके उसके कपड़े उतार दिए। अब सारे लड़कों के बीच में बेन का मजाक उड़ाया जाता है और उसे बुली किया जाता है। बेन ये चीजें सहता रहा और वापस अपने घर पर आ गया। अब रात के समय हमें केविन का घर दिखाया गया जहाँ पर बेबी कैमरा लगा हुआ था उनके बेटे के ऊपर। उनका छोटा बेटा जब सो रहा होता है तो उसके कैमरे के सामने हमें कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी। उस चीज के 2 आंखें थी और वो किसी क्रिएचर जैसा लग रहा था। अब उसी क्रिएचर द्वारा एक आवाज आती है जिसे सुनकर एबी उठ गई और अपने बेटे को देखने चली गई, पर अफसोस उसका बेटा वहाँ से गायब था। उसकी जगह पर तो लकड़ियां रखी गई होती हैं। अब एबी बड़े परेशान होकर जैसे ही अपने हस्बैंड को बुलाने जाती तभी नीचे से कुछ आवाज आई और उसी आवाज ने एबी के दोनों पैर पकड़कर नीचे खींच लिए। एबी मदद के लिए चिल्ला पाती इससे पहले उस क्रिएचर ने उसे शांत कर दिया। बेन जब यहाँ पर अपने घर पहुँचता है तो उसके फादर काफी गुस्सा थे क्योंकि उसने सैरा से मिलने का वादा किया था, लेकिन घर के अंदर इंटर करते समय बेन ने नोटिस किया एक लेडी को जो कि फॉरेस्ट की तरफ जा रही है। अब इतनी रात को यहाँ कौन होगा उसे नहीं समझता। अंदर जाने के बाद पता चला कि उस जगह पर सैरा भी आई थी जो कि बेन का ही वेट कर रही होती है डिनर के लिए, लेकिन बेन पहले ही इतना लेट हो चुका होता है। ये एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट की बात थी। बेन ने भी माफी मांगी अपने फादर और सैरा से, लेकिन सैरा तब तक चली जाती है। अब अगले दिन हमें केविन के घर में दिखाया गया जहाँ डेलन टीवी देख रहा था और उसकी मदर एबी पीछे से आती है। यहाँ से एबी का बिहेवियर एकदम चेंज सा लग रहा था। एबी बिल्कुल भी पहले जैसा बर्ताव नहीं करती और एक जगह पर ही कंटिन्यूअसली खड़ी रहती है। केविन और डेलन ने भी अभी तक इस बात पर नोटिस नहीं किया था, पर जल्दी वो जान जाएंगे कि उसकी मदर के साथ क्या हुआ है। अगले दिन डेलन जब सूखे हुए कपड़े अपने मदर के कमरे में रखने जा रहा था तो उसने एबी का असली चेहरा देखा। एबी तो एकदम अजीब तरीके से दीवार के सामने खड़ी हुई थी, जिसे देखकर डेलन एकदम से डर गया। थोड़े समय बाद बेन भी वापस घर की तरफ आने लगा क्योंकि उसके फादर को काफी ज्यादा काम होता है। रास्ते में उसे सैरा मिल चुकी थी जो उसे अपने गाड़ी में बिठाकर घर छोड़ देती है। बेन ने तो सैरा की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए माफी भी मांगी थी और शायद उनके बीच सब ठीक भी हो गया था।
अब यहाँ जब बेन अपने घर पहुंचता है तो पता चला कि उसके घर के अंदर डेलन मौजूद है। डेलन थोड़ा सा डरा हुआ था। वो कहता है कि मैं अपने घर पर बिल्कुल नहीं जाने वाला। थोड़ी ही देर में बेन के घर के पास एबी आ जाती है, जो कि अपने बेटे डेलन के बारे में पूछ रही थी। बेन तो अब यहाँ एबी के पास आया और उसे लगने लगा कि शायद एबी उसे मार रही है, इसीलिए डेलन उसके पास नहीं जाना चाहता। बेन तो अब यहाँ एबी के सामने बहाना बना देता है कि डेलन यहाँ नहीं है। एबी के चेहरे पर एक अजीब सी सीरियसनेस दिख रही थी और वो तो वहाँ से जाती ही नहीं और कहती है कि डेलन को बाहर भेजो। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि वहाँ पर केविन आ गया और उसे जाने के लिए कहा। डेलन भी भागता हुआ अपने फादर केविन के पास आ जाता है और वो सभी अपने घर पर चले जाते हैं। इस मोमेंट के बाद से ही बेन को उनके ऊपर शक होने लगा, खास करके एबी के ऊपर। वो हर समय अब उनके ऊपर नजर रखता और हर एक चीजें नोटिस करता। केविन और एबी तो एक दूसरे के क्लोज आते हुए भी दिखाए जाते हैं, लेकिन एबी के बॉडी पर अजीब से निशान थे। उसके सारी हड्डियां एकदम से ऐसे अलग हो रही थी जैसे कि वो किसी के कंट्रोल में आ चुकी है। अब यही चीजें आगे चलकर सभी को भारी पड़ने वाली थी। बेन को बहुत सारी बातें पता करनी थी, इसीलिए वो बीच के किनारे आकर डेलन का वेट करने लगा। वहाँ पर तो मेलेनी भी मौजूद थी, जिसे कि फिलहाल बेन अभी कुछ नहीं बताता। बट कई समय तक वेट करने के बावजूद भी डेलन वहाँ पर नहीं आता। बेन को बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी, इसीलिए वो केविन के घर पर डेलन के बारे में पूछने चला जाता है। केविन से बात करने पर तो वो सिंपल बोल रहा था कि मुझे किसी भी डेलन के बारे में नहीं पता, यानी वो अपने बेटे के बारे में भूल चुका है। बेन को लगा कि वो उससे मजाक कर रहा होगा, लेकिन केविन सही में ऐसा कह रहा था कि उसे डेलन के बारे में बिल्कुल नहीं आइडिया। अब ये बहुत ज्यादा वियर्ड हो चुका था। बेन को किसी भी हालत में ये पता करना होगा कि ये चीजें क्यों हो रही है। वो घर पर आकर तो कुछ अजीब तरीके की रिसर्च करने लगा। इस बात से रिलेटेड इंटरनेट पर कई सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं। ये भी अफवाहें फैली हुई थी कि एक ऐसा डीमन हुआ करता था जो फॉरेस्ट में मौजूद पेड़ों की जड़ों के अंदर रहता है। ये डीमन इतना ज्यादा खतरनाक था कि ये जिस भी इंसान को मारता उसकी बॉडी के स्किन्स पहन लेता, यानी वो डीमन अपने टारगेटेड इंसान के स्किन पहनकर मारने लगता सभी को। ऐसे खतरनाक डीमन का शिकार छोटे बच्चे हुआ करते हैं, इसीलिए वो डीमन सबसे पहले उन बच्चों के पेरेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता और उनके दिमाग में ये डाल देता कि तुम्हारे कोई भी बच्चे नहीं है। सेम ऐसा ही उसने केविन के साथ किया था, क्योंकि केविन अपने बच्चे के बारे में भूल चुका होता है। सच्चाई वाली बात ये हो गई कि एबी तो मर चुकी थी। एबी के स्किन के अंदर वही डीमन मौजूद होता है जो उसे कंट्रोल कर रहा था। बेन को ये इन्फॉर्मेशन मिल तो चुकी थी, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर्स या फिर और किसी को कैसे बताएगा। कोई उसकी बात पर भरोसा ही नहीं करने वाला था। तब जाकर बेन ने ये चीजें मेलेनी को बताने का ट्राई किया। शुरुआत में मेलेनी भी इसके ऊपर भरोसा नहीं करती, लेकिन वो उसकी दोस्त थी तो मान जाती है। अब वो सभी खिड़की के रास्ते से देख रहे थे कि एबी अजीब तरीके की चीजें बेसमेंट से छुपा रही है। वो बार बार बेसमेंट में जाती और उसे बंद करके बाहर निकल जाती। इसीलिए अब मेलेनी ने एक प्लान बताया कि हम पेपर पे लिख देंगे कि हमें पता है बेसमेंट में क्या छुपाया है। मेलेनी ये लिखकर सीधा केविन के घर के सामने रख देती है। अब उसी लेटर को केविन ने उठा लिया और पता करने चला गया कि बेसमेंट में आखिर क्या रखा गया है। एबी यानी कि वो डीमन अब सीधा केविन की तरफ जाती है और उसके कान में कुछ वर्ड्स बोलती है। ये स्पेल सुनने के बाद केविन की कान से खून निकलने लगा था। वो तो एकदम ज़ॉम्बी जैसा बन जाता है, जिसका कोई भी रिएक्शन नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम करता और कोई भी एक्शन नहीं लेता, यानी एक तरीके से शायद उस डीमन ने केविन को अपने कंट्रोल में कर लिया है। बेन और मेलेनी भी ये सारी चीजें अपनी आंखों से देख रहे थे और उसे एक्सपीरियंस करते हैं। कुछ समय बाद हमें पता चला कि एबी यानी कि उस डीमन की बॉडी एकदम से निकल रही है, क्योंकि उसे शिकार करने की जरूरत है, नहीं तो उसकी स्किन भी झड़ जाएगी। इसीलिए अब यहाँ एबी बेसमेंट से बाहर निकलती है और अपने नए शिकार की तरफ चली जाती है। वहाँ बेन भी अपने घर की तरफ से नजर रख रहा था और जैसे ही एबी वहाँ से गई तो वो उसके घर के पास जाने लगा। बेन को पता ही करना होगा कि आखिर उस बेसमेंट में क्या हो रहा है जहाँ एबी बार बार जाती है। बेन ने तुरंत ही उस बेसमेंट का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर जाकर देखने लगा। वो बेसमेंट बहुत ही खतरनाक लग रहा था और चारों तरफ अजीब तरीके के रिचुअल किए गए थे। सामने किसी अजीब तरीके के जानवर की खोपड़ी भी मौजूद होती है। चारों तरफ और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बेन को कुछ फोटोग्राफ्स मिली जिनके चेहरे पर क्रॉस मार्क किया गया होता है। इससे साफ पता चल रहा था कि जिन जिन लोगों के ऊपर क्रॉस मार्क है उन्हें एबी मार देगी, जैसे कि उसने अपने दोनों ही बच्चों को मार दिया था। बेन उन्हें अच्छे से नोटिस तो करता है, पर एक फोटोग्राफ देखकर वो चौंक गया। वो तुरंत ही बाहर निकल रहा था और साइकिल की मदद से बचाने चला जाता है। फोटोग्राफ के ऊपर मेलेनी की छोटी बेटी के ऊपर क्रॉस लगा था, यानी ये बात साफ है कि एबी मेलेनी की छोटी बेटी को अपना शिकार बनाएगी।
होता भी कुछ ऐसा ही है। मेलेनी की छोटी बहन गार्डन में खेल रही थी और उसके सामने एबी आ जाती है। एबी तो अब यहाँ मेलेनी की बहन को बहला फुसला कर फॉरेस्ट के अंदर लेकर जाने लगी। बेन जब उसे बचाने के लिए पहुंचा तो एक लड़का जो उसे बुली किया करता था बेन को मारने लगा, पर इस समय बेन उसके ऊपर ध्यान नहीं दे सकता था। उसे किसी भी हालत में मेलेनी की बहन को बचाना ही होगा। बेन अब सीधा भागता हुआ फॉरेस्ट के एरिया में आ गया जहाँ चारों तरफ वो मेलेनी की बहन को आवाज लगा रहा होता है। बाद में पता चला कि पेड़ की एक जड़ के अंदर जो गुफा मौजूद है उसमें ही वो डीमन मेलेनी की बहन को खींच रहा है। बेन उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश तो करता है लेकिन बेन का हाथ छूट गया। आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण उसका सर एक पत्थर से जाकर टकराता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खोली तो रात हो चुकी थी। बेन को अब यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो उस पर भी अटैक हो सकते हैं। वो सीधा जब अपने घर पहुंचता है तो कई सारे पुलिस ऑफिसर्स वहां आए थे। मेलेनी ने अपनी बहन के लापता होने की खबर लिखाई थी जिसका शक पुलिस ऑफिसर्स को बेन पर होता है। उन्होंने बेन को बेसमेंट की तरफ जाते हुए देखा था, इसीलिए अब वो उसे वार्न करते हैं कि हमारी नजर तुम पर ही है। लेकिन बेन उस डीमन के बारे में इन पुलिस ऑफिसर्स को नहीं बता सकता था। जब बेन के फादर उससे पूछताछ करते हैं कि तुमने ये चीजें क्यों की, उन्हें लग रहा था कि शायद बेन नशे भी करने लगा है। लेकिन बेन यहाँ सच्चाई अपने फादर को बताता है कि किस तरीके से एबी के बॉडी में एक डीमन मौजूद है और उसने अपने दोनों बच्चों को मार दिया। वही है जो मेलेनी की बहन को अपने साथ लेकर गई है। पर साफ पता चल रहा था कि बेन के फादर इन चीजों पर भरोसा ही नहीं करते। अब उनके घर में सैरा भी आई थी जो एक दिन के लिए वहां रुकने वाली थी। बेन के फादर जब उसे डांटते हैं और बेन सैरा के पास जाता है तो वो कुछ नोटिस कर रहा था। सैरा के नजदीक रखे गए सारे फूल एकदम से मुरझा रहे होते हैं और इससे बेन तुरंत ही समझ गया कि ये सैरा नहीं है, इसके बॉडी में वही डीमन मौजूद है जो उसे कंट्रोल कर रहा था। डीमन भी ये समझ जाता है तो वो तुरंत ही बेन पर हमला करने के लिए गया, बट बेन एक चाकू की मदद से उस पर पलटवार कर देता है। अब बेन के फादर जब इसे देखते हैं तो वो यही समझ रहे थे कि बेन सैरा पर हमला कर रहा है। वो तो सैरा को जाकर संभालते हैं और उसकी देख रेख करते हैं। बेन के फादर इतना गुस्सा हो गए कि उसने पुलिस ऑफिसर को ही बुला लिया और अब सारे पुलिस ऑफिसर बेन को पकड़ कर लेकर जा रहे होते हैं। बेन अपने फादर को बताने की बहुत कोशिश कर रहा था कि उस सैरा से दूर रहिए क्योंकि वो तुम्हें मार देगी, लेकिन बेन के फादर बिल्कुल भी नहीं सुनते और उसे ले जाने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद गाड़ी के अंदर जो पुलिस ऑफिसर मौजूद था वो उसे पुलिस स्टेशन लेके जाने के बजाय एक सुनसान एरिया में लेके आ जाता है और अब जल्द से जल्द वो बेन को बाहर निकालकर मारने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पुलिस ऑफिसर के कान से खून निकल रहा होता है जिससे हमें पता चल गया कि ये जरूर उस डीमन के कब्जे में है। उसने तो बेन को पकड़ा और पानी में उसका सर डुबाने की कोशिश की। ये वही विजन था जिसे कि बेन ने इस टाउन में आने से पहले देखा था। आखिरकार वो मोमेंट सच हो रहा होता है। उस पुलिस ऑफिसर ने बहुत कोशिश की और अब तो उसने गन निकाल ली होती है। वो तो बेन को मारने ही जाता है, इससे पहले वहाँ एक कुत्ता आ जाता है जिसे बेन हमेशा खाना खिलाया करता है। वो पुलिस ऑफिसर से बेन को बचाने की कोशिश तो करता है पर उसने अब गोली चला दी जिससे कुत्ता मारा गया। वो तो बेन को भी मारने जा रहा था बट बेन उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। वो बहुत रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दो। अब पता चला कि वो पुलिस ऑफिसर पूरी तरीके से डीमन के कब्जे में नहीं हुआ था। बेन की इतना बोलने पर वो रुक जाता है और अंत में जाकर खुद को ही शूट करके मार देता है। बेन फिलहाल के लिए बाल बाल बचाता और वापस वो अपने घर पर आने का ट्राई करता है। वहाँ दूसरी तरफ बेन के फादर अपने बेटे के बारे में बहुत सोच रहे थे। भले ही बेन ने कैसी भी हरकत की हो लेकिन वो उसका बेटा है। बेन के फादर सोच रहे थे कि वो अपने बेटे के पास जाकर देखें कि वो ठीक है कि नहीं, पर सैरा जिसके अंदर वो डीमन मौजूद था वो उसे रोकती है और इंटीमेट होने की कोशिश करती है। पर बेन के फादर फिलहाल अभी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते और गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। उन्हें बेन की बातें याद आ रही थी कि कैसे वो कह रहा था कि हमारे पड़ोसियों के घर में कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए बेन के फादर उनके घर में चले जाते हैं चारों तरफ नजर रखकर देखने के लिए। अंदर पहुंचते ही उन्हें बहुत सी स्पिरिचुअल वाली चीजें दिखाई दी। ये बहुत ही अजीब बात होती है और उन्हें कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था। थोड़ा और अंदर जाने पर पता चला कि वहाँ पर एबी की डेड बॉडी मौजूद है। यानी कि ये बात साफ है कि उस खतरनाक डीमन ने एबी की बॉडी छोड़कर सैरा की बॉडी अपना ली है। बेन के फादर उस जगह को थोड़ा और एक्सप्लोर कर पाते इससे पहले सैरा पीछे से आ गई और उसे स्टैब करके मारने लगी। सैरा को पूरी तरीके से उस डीमन ने कंट्रोल कर लिया था। बेन के फादर इतना घायल हो गए कि वो बेसमेंट की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। अब सैरा यानी कि वो डीमन उसके फादर को मारती इससे पहले बेन पीछे आकर उसे शूट कर देता है। बेन ने पुलिस ऑफिसर से वो गन ले ली थी जो अब जाकर काम आ रही होती है। अब इतना घायल करने के बाद वो अपने फादर को उठाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। सैरा की बॉडी में जो डीमन था वो उसकी बॉडी फाड़ कर बाहर आने लगा और अभी वो अपने असली रूप में मौजूद होता है।
फिलहाल बात ये थी कि उस क्रिएचर को असली दुनिया में सरवाइव करने के लिए किसी इंसान की बॉडी चाहिए हुई होती है। कोई बॉडी ना होने के कारण वो अब सीधा फॉरेस्ट की तरफ भाग गया, यानी उस पेड़ की जड़ के अंदर। बेन अपने फादर को इलाज कराने के लिए लेकर जा रहा था गाड़ी के अंदर से, और अगर जरा भी लेट हुआ तो उसके फादर की जान भी जा सकती है। उस डीमन ने तो बेसमेंट के चारों तरफ आग लगा दी थी, जिसके विजन अब बेन को आ रहे थे। बेन उन फोटोज में बहुत सारी बातें नोटिस करता है, और जब वो उस टाउन में आ रहा था तो उसे वो लेडी मिली थी। वो लेडी तो उससे बच्चों की तरह बात कर रही होती है, जैसे कि पहले से ही जानती हो। और इस मोमेंट पर बेन को जाकर पता चला कि उसका एक छोटा भाई भी था। उसने फोटोग्राफ्स में इन्हें देख लिया होता है। बेन इस बात से पूरी तरीके से समझ गया कि शायद उसका भी एक भाई था जिस पर उस डीमन ने हमला किया होगा, और उनकी पूरी फैमिली के दिमाग में से छोटे बच्चे के सारे विजन्स मिटा दिए गए। बेन अब किसी भी हालत में उन सारे बच्चों को बचाना चाहता था। उसे पता है कि वो डीमन कहाँ मौजूद होगा, यानी उस पेड़ के जड़ों के अंदर वाले हिस्से पर। बेन सीधा अपनी फ्रेंड मेलेनी को वहां पर बुलाता है और उसे सारे प्लान के बारे में समझाता है कि कैसे वो डीमन को मारेंगे। वो बहुत सारा गैसोलीन वहां पर लेकर चले गए थे और पेड़ के चारों तरफ छिड़क दिया। उसने मेलेनी को साफ इंस्ट्रक्शंस दिए कि अगर 10 मिनट में वो बाहर नहीं आया तो वो इस पूरी जगह को जलाकर राख कर दे। मेलेनी बहुत ज्यादा डर रही होती है, पर बेन कैसे भी अंदर चला गया। अंदर की तरफ एक अलग ही जाल टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ था। थोड़ा ढूंढने पर बेन को अपना भाई और मेलेनी की बहन मिल जाती है। वो उन्हें निकालने लगा जल्द से जल्द, क्योंकि थोड़ी देर के अंदर अब वो डीमन वहां पर आ चुका था। सबसे पहले बेन वहां मौजूद बच्चों को बाहर निकालता है, पर उस डीमन ने बेन पर तुरंत ही हमला कर दिया। बेन मेलेनी को भी सामने बुलाता है और उसकी मदद करने के लिए कहता है। मेलेनी किसी भी तरीके से बेन को वहां से बाहर निकालने में कामयाब हो गई, और उन्होंने मौका देखकर वहां आग लगा दिया। पूरा का पूरा पेड़ इससे जलने लगता है। मेलेनी और बेन को तो यही लग रहा था कि इस आग में वो डीमन भी मर चुका होगा। अच्छी बात तो ये हुई कि उनके भाई बहन बच चुके होते हैं। वो सब अब वापस अपने घर पर आ गए। कुछ समय बाद का समय दिखाया गया जहां बेन के फादर अच्छी तरीके से रिकवर हो चुके थे। बेन अब अपने मॉम एंड डैड के साथ ये टाउन छोड़कर जा रहा था, क्योंकि अब वो शहर में ही रहेगा। अब उस डीमन का खतरा ना होने के कारण सभी आराम से रह सकते थे, और यहाँ बेन मेलेनी से आखिरी बार मिल रहा था। शायद वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं कर पाते। मेलेनी एक छोटा सा फ्लावर बेन को देती है एक गिफ्ट के तौर पर। बेन अब उसी फ्लावर को लेकर सीधा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कार में बैठा और दूर जाने लगा। मेलेनी भी अपने काम पर लग जाती है कुछ बच्चों को बोट राइडिंग कराने के लिए। अब बेन नोटिस कर पा रहा था कि मेलेनी ने जो उसे फूल दिया है वो प्लास्टिक का है, यानी इससे थोड़ा सा उसे शक होने लगा कि अगर वो रियल फूल देती तो ये मुरझा जाता, और ऐसा तो सिर्फ एक ही वजह से हो सकता है, यानी मेलेनी के अंदर भी वो डीमन मौजूद है। हमें तो मेलेनी का वो खतरनाक चेहरा दिखाया गया जो कई सारे बच्चों को बोट पर दूसरी तरफ लेकर जा रही थी, यानी कि उसे उन सभी बच्चों का शिकार करना है। और इसी सस्पेंस थ्रिलर मोमेंट के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।